जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के जो सबसे बड़े दुनिया के पावरफुल डिफेंस बायर्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं इज़राइल है, फ्रांस है, रशिया, यूके, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एक ही दिशा में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, वो है भारत। और वजह सिर्फ भारत का मेक इन इंडिया स्लोगन नहीं है, बल्कि वजह है वॉर, शॉर्टेज और कॉस्ट और कैपेसिटी का ग्लोबल क्राइसिस। दोस्तों, यूक्रेन वॉर ने दुनिया को एक बात तो जो कड़वी कड़वा सच है उससे रूबरू करा दिया, वो है कि जो मॉडर्न वॉर्स है वो एम्यूनिशन से जीते जाते हैं, बल्कि सिर्फ मिसाइल या जेट से नहीं जीते जाते हैं। और जो जब नेटो की बात आती है, नेटो को ही मिलियन शेयर्स की जब शॉर्टेज होती है, तो जो वर्ल्ड है वो उसको एक नया सप्लायर चाहिए होता है, जो फास्ट भी हो, चीप भी हो और रिलायबल भी हो। और अगर ये तीनों चीजें एक साथ अगर देखी जाएं तो उसमें नाम आता है भारत का। और आज जो भारत है वो 155 आर्टिलरी शेल्स, जो मॉडर्न वॉरफेयर की बैकबोन है, वो एक बड़े स्केल पर बना रहा है। जो पहले सिर्फ वेस्टर्न जो फैक्ट्रीज थी उनकी मोनोपोली उसमें हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनीज हो, पीएसयूज हो और ग्लोबल जेवीज मिलकर एक डिफेंस प्रोडक्शन का जो इकोसिस्टम है वो खड़ा कर रहे हैं, जो भारत की आर्मी के लिए नहीं बल्कि जो ग्लोबल आर्मीज हैं उनको सप्लाई करेगा। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर भारत में हम देख रहे हैं, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि ये पावर शिफ्ट है, बल्कि ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का हम ये कहें कि पूरी तरह से इसको एक बार रीराइट किया जा रहा है। और ये हो रहा है चुपचाप बिना हेडलाइन के, लेकिन दुनिया जो है इसको नोटिस कर रही है। इस पर आज की चर्चा है और चर्चा के लिए मेरे साथ उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, भारत की हम बात करते हैं तो क्या भारत जो है अब सिर्फ आर्म्स इंपोर्टर नहीं बल्कि वर्ल्ड का बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर बनने जा रहा है, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वो भारत के अंदर ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और दुनिया भर में सप्लाई होगा। देखिए अंबर जी, आपकी बात सही है। भारत एक तरह से एक दशक पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर होता था और अभी भी एक तरह से है। मतलब वो उसका रैंक शायद सेकंड या थर्ड है। पर एक और एक चीज हो रही है कि भारत अभी इंपोर्टर के साथ एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। भारत ने लास्ट ईयर अराउंड 25,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया था और होम ग्रोन प्रोडक्शन जो डिफेंस प्रोडक्ट्स का था, इट वाज अराउंड 1,50,000 करोड़। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये शिफ्ट क्यों आया। ये 2014 के बाद भारत ने मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया था डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। जो भी बाहर से हम एम्यूनिशन से या जो लेते हैं, उसके अंदर हमने एक ऑफसेट क्लॉज लगाया था, जिसके अंदर हमने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर हम आपसे डिफेंस सिस्टम लेते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज का आपको डोमेस्टिक कंपोनेंट्स यूज करना पड़ेगा। इसके कारण देश के अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो गया। आपने सही बताया कि जिस हिसाब से मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी से आप वॉर नहीं जीत सकते। आपको चाहिए सस्टेन्ड एम्यूनिशन, चाहिए आपकी सप्लाई लाइन, आपकी प्रोडक्शन लाइन, वो सब आपको जरूरी चाहिए। और यूक्रेन वॉर के अंदर आपने देखा है कि कैसे यूक्रेन ने एक टाइम तो रशिया को पानी पिला दिया था। रशिया को इंपोर्ट करने पड़े मिसाइल्स फ्रॉम ईरान, और ईरान ने उनको $3 बिलियन की मिसाइल्स और ड्रोन्स उनको दिए थे। इनफैक्ट इवन नॉर्थ कोरिया ने भी उनको एम्यूनिशन भेजे थे। ऐसी हालत हो गई थी, जबकि रशिया के पास खुद का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके पास सारी फैसिलिटीज है। पर कहीं ना कहीं मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर आपको आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज और आपकी सप्लाई लाइंस को भी सेफगार्ड करने की जरूरत है। इनफैक्ट ईरान और इसराइल की वॉर में लास्ट ईयर इसराइल के पास बेहतर आयरन डोम सिस्टम था, बेहतर उनके पास प्रिसिशन मिसाइल्स थे। पर ईरान ने अपने होम ग्रोन मेड ड्रोन से इसराइल को भी पानी पिला दिया था और एक तरह से उनको बता दिया था कि जो नंबर्स होते हैं दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि ईरानियन ड्रोन जो होते थे वो कुछ $1,000 के होते थे, जबकि इसराइल की एक एक मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती थी। तो इस मद्देनजर इसराइल को समझ में आ गया कि उसको अपनी जो सप्लाई लाइन है, अपनी प्रोडक्शन है, वो सेफगार्ड रखने की भी जरूरत है, क्योंकि इसराइल बहुत छोटा कंट्री है। ईरान चाहे तो अगर उसके डिफेंस प्रोडक्शन पे हमला कर देता है तो कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई लाइन खत्म हो सकती है।
और उस मद्देनजर आप देखिए कि सारी कंट्रीज जो है भारत को प्रीफर कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। भारत के अंदर जैसे आपने बताया कि 155 शेल्स जो है, भारत इज बिकमिंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और अपनी डिफेंस नीड्स को प्रोक्योर करने के बाद वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब सबसे बड़ा देखिए डिफेंस डील जैसे भारत का हुआ इसराइल के साथ, 78,400 करोड़ का हमने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसमें हम उनसे लोरा मिसाइल्स और स्पाइस 100 जो मिसाइल्स है वो लेने वाले हैं, और इसका प्रोडक्शन इसराइल भारत में करेगा टू मीट द डिमांड ऑफ भारत एंड इसराइल बोथ। और उसके बाद आप ये देखिए फ्रांस के साथ अभी हमने 64,000 में 26 मराइन जेट राफेल जेट्स लिए हैं। 61,000 में साफरान का जो इंजन है उसके ऊपर करार किया है। 3,25,000 करोड़ का जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील मोस्ट लाइकली उनको जाने वाली है। स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो फ्रांस भारत को देने वाला है। तो कम से कम फ्रांस ने मोटा मोटी 5 लाख करोड़ का डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है भारत से ले चुके हैं। और अब ये ऐसा है कि जर्मनी के जो चांसलर है वो मर्ज जो हैं भारत आए थे, उन्होंने प्रोजेक्ट 75 में भारत को 6 सबमरीन देने के लिए उन्होंने राजी कर लिया है। और जो सबमरीन के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर वो तैयार करने के लिए रेडी हो गए हैं। और एक चीज है अंबर जी, वहां पर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेंगे और भारत की कंपनी मैजेगन डॉक से बनाने वाले हैं। ये बात हो गई है। और अब देखिए कि जैसे इंजन की बात होती है, जैसे हमने रोल्स रॉयस को अभी तक हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, फिर भी रोल्स रॉयस जो है भारत के अंदर वो अपना फाइटर जेट इंजन का प्लांट डाल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कभी अगर कुछ फेल होता है अगर फ्रांस, तो उसकी बारी लग जाएगी। और अभी जापान के फॉरेन मिनिस्टर 15 या 16 जनवरी को भारत आए थे। वो भी बोल रहे थे कि हमें आपके साथ को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन हम करने को तैयार है और हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देंगे। और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ कर रहा है। रशिया तो भारत के सामने एक तरह से बोल ही चुका है, अब सब कुछ करने को तैयार है। हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, लोकलाइज कंपोनेंट दे देंगे, फुल सोर्स कोड दे देंगे, आपको आईपी राइट दे देंगे, एमआरओ फैसिलिटी दे देंगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए तो आप S-400 ले लीजिए, S-500 ले लीजिए, S-75 ले लीजिए, S-57 ले लीजिए। मतलब एक तरह से पूरा रेंज देने को तैयार है। इसके बाद सबसे बड़ा चीज है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस बजट जिसका है अमेरिका, उसकी कंपनियां भी जैसे लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, वो भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो ग्लोबल डिफेंस हब में भारत एक बहुत बड़ा एक जो जो पहले एक तरह से इंपोर्टर था, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत में बनेगी और भारत विल केटर टू नीड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि इतनी सारी डील्स हुई है और भारत एक प्रिफर्ड डिफेंस हब बनता जा रहा है। इसमें आप ये भी देखिए कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी एक तरह से भारत के अंदर स्ट्रांग हुआ है। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, अदानी एरोस्पेस है, रिलायंस डिफेंस है, महिंद्रा से, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये जो जी। कंपनीज है ये एक तरह से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और जॉइंट वेंचर के थ्रू भारत के अंदर बहुत बड़े डिफेंस प्लांट्स भी लगा रही है। हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में ये प्लांट्स लगा रहे हैं। रिलायंस और अदानी तो 500 से 1000 एकड़ में उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं फॉर ऑल द नीड्स। बिल्कुल। उमेश जी, एक बात यहाँ पर और निकल कर आती है कि जो यूक्रेन वॉरफेयर ने जो है वो वेस्टर्न जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। क्या जो भारत है उसी गैप को फिल कर रहा है? देखिए वेस्टर्न इंडस्ट्रीज जो है, वेस्टर्न जो इंडस्ट्रीज है वो उनके दाम 40% ज्यादा है। एक और एक चीज है, उनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। थर्ड, हुँ। क्योंकि यूरोप बहुत दिनों से पीस की बात कर रहा था तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई नहीं थी, उन्होंने मिनिमम डिटरेंस के हिसाब से आर्म्स रखे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उनको भी एक चाहिए रिलायबल रिसोर्सफुल सप्लाई। फ्रांस जैसे नेटो का मेंबर है, वो भी भारत से ATAGS जो आर्टिलरी गन है वो लेने को तैयार है। वो भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने को तैयार है। अभी यूएई के जो
मोहम्मद बिन जायद आए थे, वो भारत की ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने को तैयार है। भारत एक तरह से अभी आर्मीनिया को बेच रहा अपना आर्म, अभी हमने फिलीपाइंस को दिया है और बहुत सारी कंट्रीज पे बात चालू हो चुकी है। तो अंबर जी, सबसे बड़ी बात मेरा ये मानना है कि भारत एक तरह से ट्रस्टेड, रिलायबल, रिसोर्सफुल डिफेंस हब बनता जा रहा है। और इसमें आप ये देखिए, ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे जो होम ग्रोन जो डिफेंस फर्म्स है जैसे गरुड़ा है, और इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा काम किया और ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने अपना एक तरह से वर्चस्व दिखा भी दिया था। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो वेपन्स है वो लाइव बैटल टेस्टेड है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि जब पाकिस्तान ने थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स भेजे थे भारत में, सारे ड्रोन्स को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। हमने पाकिस्तान के अंदर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को नूर खान एयरबेस पे छोड़ा और वहां पर जाके उन्होंने वहां पर न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन किया। जो अमेरिका के न्यूक्लियर डिवाइसेस वहां पे थे, मिनिएचर न्यूक्लियर डिवाइस, वो स्वाहा हो गए थे। तो इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि जो रिक्टर स्केल पे कॉन्स्टेंटली कुछ दिनों तक पाकिस्तान में भूकंप आ रहे थे, 4.2 उनकी रीडिंग आ रही थी। जनरली ऐसा होता है, कभी भी कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है उस जगह 4.2 की एक तरह से रीडिंग आती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इफेक्टिव, रिसोर्सफुल, एंड इट वाज रियली मतलब एक तरह से एनिमी को हमने कंप्लीटली डीकैपेसिटेट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और आप ये देखिए, उनके 11 से 11 एयर बेसेस को भी उड़ा दिया था। इससे आप समझ लीजिए कि भारत के जो वेपन सिस्टम्स के ऊपर लोगों का ध्यान गया। और वेस्टर्न मीडिया, चाइनीज मीडिया, टर्किश मीडिया, अजमेरी मीडिया ने रफाल और सबके अगेंस्ट एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन भी चलाया था, डिसइंफॉर्मेशन, ताकि उनका डिफेंस मार्केट जो है खत्म ना हो जाए। जैसे हम अभी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान JF-17 बेच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो उनके जो रॉयटर्स का एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है, कंटिन्यूसली ये रिपोर्ट छापता जा रहा है, एक्चुअल में कोई डील नहीं हुई। जी। उमेश जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि क्या फ्रांस, इज़राइल और जर्मनी के जो हैं, वो इंडिया को प्रोडक्शन हब बनाकर अपना जो रिस्क है वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं चाइना के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर डिफेंस प्रोडक्शन दूर होती है, एनिमी आपको टारगेट, आपके जो प्रोडक्शन सप्लाई लाइन है उसको टारगेट ही नहीं कर पाएगा। आपको सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट करना है। और एक चीज है, सस्ता भी तो है ना, रिलायबल है, रिसोर्सफुल है। तो इसके लिए वो लोग जानते हैं। और एक चीज है, रिपब्लिकन सेनेटर ने भी बोला है कि इंडिया ने जो 80 मिलियन में जो रॉकेट भेजा था मून में, हम अमेरिका सोच भी नहीं सकता, हम इतने में तो बिल्डिंग भी नहीं बनाते। तो कहीं ना कहीं सबको मालूम है, इंडिया इज द नेम ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस। ये एक तरह से बहुत बड़ा फैक्टर है ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि वॉर एक तरह से एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। वहां पर कीमत भी इंपॉर्टेंट होती है। एवरी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न। उमेश जी, हम 155 जो शेल्स हैं उनकी बात कर रहे थे, तो क्या जो भारत की 155 जो शेल कैपेसिटी है, वो आने वाले समय में वॉर टाइम जो डिमांड्स होंगी, उनको हैंडल कर पाएगी? डेफिनेटली हाँ, हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी भारत की कंपनीज है, जैसे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, बाकी सोलर एक्सप्लोसिव्स और गुड लक डिफेंस एंड अदर थिंग, सब ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है। अब तो बोलते हैं कि हम एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं। हम अगर युद्ध होता रहता है, अगर समझ लीजिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध और हमास और इसराइल का युद्ध होता रहता है, शॉर्टेज आ जाएगी, अकाल आ जाएगा, और इसके कारण इनको और भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और कॉन्फ्लिक्ट तो एक तरह से नया नॉर्म हो चुका है। आज देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया लड़ रहे हैं, और फिर आप ये देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर एक तरह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से चालू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके भी हम उसी एंटीसिपेशन में अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, ताकि अगर सर्ज ऑफ डिमांड आ सके तो हम उस चैलेंजेस को मीट कर सकें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सवाल वो ये है कि जो आत्मनिर्भर भारत स्लोगन निकला था, वो कहीं न कहीं एक साइलेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बन चुका है। आप क्या कहते हैं इस पे? अरे, मैं तो बोल रहा हूँ, ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है भारत। सोचिए कि सारी कंट्रीज
जो ऐसी कंट्रीज है जो आई टू आई नहीं देखते, सारे लोग भारत के अंदर ही अपना डिफेंस प्रोडक्शन बनाएंगे। और इससे क्या होगा, भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बनेगा, जॉब्स बनेगा, हमारी एमएसएमईज को प्रॉब्लम फायदा होगा, देश के अंदर रिलायबिलिटी होती है। और बाई चांस हमें टू फ्रंट वॉर अगर लड़ना है तो देश के अंदर ही हम इसका प्रोडक्शन ओवरनाइट बढ़ा सकते हैं, और हमारी सप्लाई लाइंस जो है वो एक तरह से गारंटीड होने वाली है। इस तरह से आप ये देखिए कि भारत जो है एक तरह से ग्लोबल मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। और यहाँ पर इंडिया विल बी द नेट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये मेरा मानना है। मेरे ख्याल से 5 साल के अंदर आप देखिए, इंडिया बीइंग फ्रॉम नेट इंपोर्टर माइट बिकम द नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर ऑल्सो। और सबसे बड़ी बात है, यूएई के जो प्रेसिडेंट जायद आए थे यहाँ पर, वो इंडिया के जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का 38% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है वो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया से होता है। वहां पर भी भारत अपना डंका बजा रहा है, और यूरोप के अंदर भी चालू होने वाला है। तो आप ये देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज उनकी कंपनीज है भारत के अंदर प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी, अल्टीमेटली वो अपनी देश की भी रिक्वायरमेंट भारत से पूरी करेगी, और वॉर टाइम के अंदर एस्केलेशन भी होता है तो यहीं पर काम होगा। एक तरह से भारत को हर जगह से फायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर से होगा, इकोसिस्टम बन रहा है, जॉब बन रहा है, हमारी एमएसएमई को फायदा हो रहा है। और एक चीज होता है, जब इतनी सारी डिफेंस फैक्ट्रीज होती है, मल्टीपल कंट्रीज के जितने भी जो एसेट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स, और जितनी भी इंटेलिजेंस होती है, वो भारत के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनको अपनी सप्लाई लाइंस को प्रिजर्व करना रहता है। तो इसका फायदा भारत को अपने एडवर्सरीज पर भी मिलता है। तो ये एक तरह से मोदी जी अब भारत को इंसुलेट कर रहे हैं इन अ पॉसिबल ग्लोबल वॉर। ये मेरा मानना जी। है। यही सवाल मैं उमेश जी आपसे करना भी चाह रही थी कि अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स के ज़रिए कहीं न कहीं जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें एक लिवरेज बिल्ड कर रहा है। डेफिनेटली लिवरेज बिल्ड कर रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि एक तरह से ट्रस्टेड पार्टनर बनता जा रहा है। और सिर्फ एक तरह से चाइनीज और टर्किश वेपन सिस्टम्स छोड़ के हम ग्लोबली सबको अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी आप ये भी देखेंगे कि साउथ कोरिया भी आ जाएगा भारत के अंदर। और इसमें मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि साउथ कोरिया जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है जैसे Hyundai और बाकी है, वो भारत के अंदर अपने जो कैपेसिटी है बढ़ाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आगे जाके जब उनको लगेगा कि हमें अपनी डिफेंस टेक भी हम बना सकते हैं इधर, तो भारत को प्रिफर करेंगे। जो भारत है यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन में आता जा रहा है। 155 आर्टिलरी शेल्स की बात करते हैं। बूम जो इसका है वो सिर्फ इंडस्ट्री स्टोरी नहीं बल्कि ये कहीं कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक रिस्क की कहानी है वो बनता जा रहा है। जहाँ दुनिया है और उसकी सप्लाई चेन कोलैप्स से जूझ रही है, वहाँ भारत की जो कैपेसिटी, कॉस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर हम पीएसयूज की बात करें, प्राइवेट कंपनीज, ये सब मिलकर जो इकोसिस्टम तैयार कर रही है वो सिर्फ भारत की फैक्ट्रीज नहीं बल्कि जो फ्यूचर वॉर का बैकबोन बन सकता है। आज दुनिया भारत को प्रोडक्शन हब चुन रही है, कल वो इंडिया पर पूरी तरह से निर्भर होगी और ये भारत के लिए बड़ा एक बहुत बड़ा लिवरेज यहाँ पर बनकर आता है। और जब एम्युनिशन सप्लाई किसी के लिए किसी भी के पास भी कंट्रोल में हो तो वो सिर्फ बैटलफील्ड नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूम एक जो चीज है वो क्लियर कर रहा है कि भारत जो है वो सिर्फ वर्ल्ड का मार्केट नहीं पूरी तरह से वो कर रहा है, बल्कि ये कहें कि इंडिया अब वर्ल्ड का जो आर्सेनल है वो बनता जा रहा है। और आगे जो सवाल ये नहीं है कि भारत क्या और कितना इसमें वो बनाएगा, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया इसको कितना मानने वाली है। और दुनिया तो मानती नजर आ रही है, ये साफ प्रतीत हो रहा है। उमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।